हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक से 18वां वीडियो बनाएंगे, जो कि मिडवाइफरी का 18वां वीडियो होगा और लास्ट वीडियो होगा। तो हमारा मिडवाइफरी सब्जेक्ट समझिए कि सारे टॉपिक से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से हम अगला सब्जेक्ट देखेंगे। आज मिडवाइफरी का अंतिम वीडियो होगा, जो कि 18वां नंबर का होगा। इससे पहले मैं 17 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और यह बुक जो है, यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। आप देख ही रहे हैं, मैं हर रोज़ सारे वीडियो में बता रही हूँ कि यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इसमें जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एम्स, DSSP, PGI, SGPGI, ये सभी विभिन्न तरह के जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। और साथ ही रेलवे में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे फॉर्म भरे हैं आप लोग, उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो वो लोग यह वीडियो को अवश्य देखें और अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आज हमारा इसका लास्ट वीडियो होगा। इसमें लगभग 900 प्रश्न था, जिसमें कि हम 844 तक लगभग कवर कर चुके हैं। उसके बाद का आज देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न 845 नंबर से होगा और प्रश्न है PPH के बाद की जाने वाली मैटरनल ऑब्जर्वेशन है। PPH के बाद की जाने वाली मैटरनल ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन कौन सा मैटरनल ऑब्जर्वेशन होगा? तो पहला है एस्टिमेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस्ट। दूसरा है रिकॉर्ड पल्स एंड टेम्परेचर एवरी 15 मिनट्स। तीसरा है मॉनिटर द सेंट्रल वेनस प्रेशर। और चौथा है एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स विथआउट इंटरप्शन टू कॉम्बैट द फ्लूइड लॉस। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन जो है, यह PPH के बाद की जाने वाली मैटरनल ऑब्जर्वेशन है? तो हमारा A, B और C यह तीनों है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो ये चौथा क्यों नहीं है? IV फ्लूइड देना व ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की आवश्यकता ब्लड लॉस की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए यह चौथा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों होगा। तो A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी PPH की एक दूरगामी जटिलता है? निम्न में से कौन सी PPH की एक दूरगामी जटिलता रिमोट कॉम्प्लिकेशन है? तो सीहन सिंड्रोम जो है, यह PPH की एक दूरगामी जटिलता है। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का एक विशिष्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा होगा? तो डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस ऑफ द एब्डोमेन। पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का एक विशिष्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस ऑफ एब्डोमेन। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, यह कौन से टॉपिक से है? अदर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू परप्यूरियम से रिलेटेड और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं? तो इसका पहला प्रश्न है परप्यूरियल सेप्सिस इज द इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट विथ इन। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 4 से 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। फिर दूसरा है 2 से 3 वीक बिफोर डिलीवरी, 6 से 9 वीक आफ्टर डिलीवरी और मोर देन 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर A, 4 से 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। परप्यूरल सेप्सिस जो है इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल और ट्रैक्ट विथ इन 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट predisposing causes of peripheral infection are। The most important predisposing causes of peripheral infection are। तो streptococcus present in the birth canal and trauma during labor।
प्री डिस्पोजिंग कॉजेज़ क्या हो सकता है परप्यूरल इन्फेक्शन का, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे बर्थ कनाल में प्रेजेंट हो जाता है, और ट्रॉमा ड्यूरिंग लेबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, परप्यूरल वुमन इज़ मोर ससेप्टिबल टू वेनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू, परप्यूरल वुमन इज़ मोर ससेप्टिबल टू वेनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू स्टेटिस ऑफ ब्लड इन वेन्स ड्यू टू लेट एम्बुलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टेटिस ऑफ ब्लड इन वेन्स ड्यू टू लेट एम्बुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक माँ दूसरे पोस्टनेटल दिन में राइट लेग में पेन की शिकायत करती है, तो नर्स का शुरुआती रेस्पॉन्स क्या होगा। एक माँ जो है या दूसरे पोस्टनेटल दिन में राइट लेग में पेन की शिकायत करती है, तो नर्स का शुरुआती रेस्पॉन्स क्या होगा। तो प्लेस मदर ऑन बेड रेस्ट एंड नोटिफाई फिजिशियन, प्लेस मदर ऑन बेड रेस्ट एंड नोटिफाई फिजिशियन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर करते जाइए। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का जो भी हम वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए और आप लोग को सही समय पर पता चल सके कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। इसके साथ ही आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज सब इन्वोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सब इन्वोल्यूशन क्या होता है, यूट्रस का चाइल्ड बर्थ के बाद पुनः नॉर्मल साइज में नहीं आ पाना होता है, फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। अगला प्रश्न देखिए, एक नर्स कई मदर बेबी के जोड़ों की केयर कर रही है, एक नर्स जो है या कई मदर बेबी के जोड़ों की केयर कर रही है। प्रत्येक जोड़ों की केयर की प्लानिंग करते समय निम्न में से कौन सी मदर में नर्स जन्म के बाद होने वाले दर्द अधिक तेज होने का अनुमान लगा सकती है, तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, G3 P3 पेशेंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक से है। प्रश्न कहाँ से आएगा, सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक से। तो पहला प्रश्न है इससे, वेजिनल डिलीवरी के 6 घंटे बाद नर्स एक प्राइमरी पारा में एपिसियोटोमी से दाहिने ओर एक सूजे हुए लाल रंग के एरिया को एसेस करती है। वेजिनल डिलीवरी के 6 घंटे बाद नर्स एक प्राइमरी पारा में एपिसियोटोमी से दाहिने ओर एक सूजे हुए लाल रंग के एरिया को एसेस करती है। तो आगे नर्स को निम्न में से क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, अप्लाई एन आइस पैक टू द पेरिनियल एरिया, आइस पैक लगाएंगे पेरिनियल एरिया पर, आइस पैक अप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेजिनल हिस्टेक्टोमी इज़ डन फॉर, वेजिनल हिस्टेक्टोमी इज़ डन फॉर, कब हम लोग वेजिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं, यूट्रस प्रोलैप्स जब हो जाता है तब वेजिनल हिस्टेक्टोमी किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्लाइंट हिस्टेक्टोमी होने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी को पुनः कब शुरू करने के बारे में नर्स से पूछता है, इसका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 6 वीक, हिस्टेक्टोमी होने के बाद कम से कम 6 सप्ताह के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वुमेन को डिलीवरी के समय मिड लाइन एपिसियोटोमी हुई है, तो एपिसियोटोमी का प्राइमरी पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है,
इनलार्ज द वेजिनल ओपनिंग, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एपिसियोटोमी का प्राइमरी पर्पस होगा इनलार्ज द वेजिनल ओपनिंग। अगला देखिए, एपिसियोटोमी इज डन बेस्ट डन, एपिसियोटोमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस इन, एपिसियोटोमी बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस इन मीडियोलैटरली, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिलीवरी के समय वेजिनल आउटलेट को, डिलीवरी के समय वेजिनल आउटलेट को इनलार्ज करने के लिए पेरिनियम में लगाया गया इंसिजन है। डिलीवरी के समय वेजिनल आउटलेट को इनलार्ज करने के लिए पेरिनियम में लगाया गया इंसिजन को क्या कहेंगे? एपिसियोटोमी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन ऑन पेरिनियम इज, ए सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन ऑन पेरिनियम इज, ये भी वही प्रश्न है, सिर्फ लैंग्वेज आपका थोड़ा सा अंतर है। इसका भी उत्तर हो जाएगा एपिसियोटोमी। और यह प्रश्न भी देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि रेलवे का जो भी छात्र फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, तो उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए, आप लोग के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और अंत तक देखते रहिए, तो एक न एक दिन आपको इसका फ़ायदा ज़रूर दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, अगला है, एपिसियोटोमी से निम्न कौन सी कॉम्प्लिकेशन संभव है? एपिसियोटोमी से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो प्रोलॉन्ग्ड डिस्पैरोनिया, प्रोलॉन्ग्ड डिस्पैरोनिया एपिसियोटोमी का कॉम्प्लिकेशन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मैटरनल या फिटल कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल या फिटल कॉम्प्लिकेशन होने पर केवल लेबर की सेकेंड स्टेज के समय को कम करने के लिए फॉरसेप्स डिलीवरी का उपयोग करना क्या कहलाता है? मैटरनल या फिटल कॉम्प्लिकेशन होने पर केवल लेबर की सेकेंड स्टेज के समय को कम करने के लिए फॉरसेप्स डिलीवरी का उपयोग करना प्रोफाइलैक्टिक फॉरसेप्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में बाद में आने वाले हेड की डिलीवरी के लिए स्पेशली डिज़ाइन फोरसेप्स होती है। तो कौन सा फोरसेप्स होता है? पाइपर फोरसेप्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बाद में आने वाले हेड की डिलीवरी के लिए स्पेशली डिज़ाइन फोरसेप्स जो होती है वो पाइपर फोरसेप्स होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इंडिकेशन ऑफ फोरसेप्स डिलीवरी इज, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नीचे है। द इंडिकेशन ऑफ फोरसेप्स डिलीवरी इज क्या होगा? तो डिले इन स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोरसेप्स डिलीवरी की एक रिमोट कॉम्प्लिकेशन है, फोरसेप्स डिलीवरी की एक रिमोट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? लो बैकेक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोरसेप्स के करेक्ट और जुडिशियस एप्लीकेशन, फोरसेप्स के करेक्ट और जुडिशियस एप्लीकेशन के बाद भी हेड का डिलीवर नहीं हो पाना क्या शक पैदा करता है? फोरसेप्स के करेक्ट और जुडिशियस एप्लीकेशन के बाद भी हेड का डिलीवर नहीं हो पाना क्या शक पैदा करेगा? कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप्स नहीं है? निम्न में से कौन सी एक ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप्स नहीं है? तो ब्रिक्स फोरसेप्स जो है यह एक ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप्स नहीं है। बाकी रिगलेस फोरसेप्स, हैक फर्ग्यूसन फोरसेप्स और कीलेंस फोरसेप्स यह तीनों ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप्स है, सिर्फ ब्रिक्स फोरसेप्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है वाल्सेलम फॉरसेप्स इज यूज टू ग्रास्प। वाल्सेलम फॉरसेप्स इज यूज टू ग्रास्प सर्विक्स, ऑप्शन नंबर ए। और यह भी देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019। तो यह वीडियो जो है मेनली आरआरबी स्टाफ नर्स के लिए ही बनाए हैं, लेकिन नर्सिंग के अगर आप किसी का भी तैयारी करते हैं तो वह भी यह वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाइकल स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो आयरिस स्पैटुला का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाइकल स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए निम्न में से आयरिस स्पैटुला का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजिना बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज कोल्पोस्कोपी। द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजिना बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज कोल्पोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की तुलना में फॉरसेप्स डिलीवरी में कौन से खतरे की संभावना अधिक होती है? तो माइनर फेशियल इंजरीज की खतरा का संभावना अधिक होता है वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की तुलना में फॉरसेप्स डिलीवरी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, आर्टिफिशियल कैपुट रेस्ड बाय वैक्यूम एक्सट्रैक्टर इज सिफेलोहेमाटोमा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? तो ऑप्शन एक यहाँ पर है और बाकी ऑप्शन यहाँ है, तो बताइए इसका किस प्रकार का चीरा लगाया जाएगा? तो लॉन्गिट्यूडनल इन अपर यूटेराइन सेगमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इज टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। सिजेरियन सेक्शन का एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या होगा? टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, फोदरगिल ऑपरेशन इज डन फॉर यूटेराइन प्रोलैप्स्ड। फोदरगिल्स ऑपरेशन हम लोग कब करते हैं? जब यूटेराइन प्रोलैप्स होता है तभी हम लोग फोदरगिल्स ऑपरेशन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिव प्रोसीजर का परिणाम सर्जिकल मेनोपॉज हो सकता है? तो बायलैटरल ऊफोरेक्टमी जो है यह प्रोसीजर में सर्जिकल मेनोपॉज हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक इज। द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक इज। तो बताइए, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है और सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा हो जाएगा? डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी करवाते हैं इसमें, तो यह सबसे सेफेस्ट मेथड है टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को, लेकिन 12 सप्ताह के पहले। तो डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यूटेराइन कैविटी की लेंथ और इसकी पोजीशन को जानने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है? तो जानने के लिए यूटेराइन साउंड जानने के लिए यूटेराइन कैविटी की लेंथ और इसकी पोजीशन को जानने के लिए
यूटेराइन साउंड की इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लेमिनेरिया टेंट्स आर हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर्स। लेमिनेरिया टेंट्स क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा डेसिकेटेड सीवीड से बना नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर है? तो लेमिनेरिया टेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा डेसिकेटेड सीवीड से बना नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर है? लेमिनेरिया टेंट्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पारा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ डेंजर ऑफ फीटल ब्रैडिकार्डिया। क्या होगा? फीटल ब्रैडिकार्डिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रीडोमिनेंटली रिलीज्ड फ्रॉम फीटल एड्रिनल्स इज कॉर्टिसोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कॉर्टिसोन जो है ये प्रीडोमिनेंटली रिलीज्ड फ्रॉम फीटल एड्रिनल्स है? ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, मिडवाइफरी का प्रश्न यहीं तक था। इसमें मिडवाइफरी चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं पूरा टॉपिक के साथ। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और वीडियोस का लाभ उठा सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।